हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 19 अगस्त और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 19 अगस्त 2023 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो आपको एंड तक देखना है, बहुत ही ज्यादा डिटेल के साथ है। आज की वीडियो देखोगे तो आज मजा ही आ जाएगा। बहुत ज्यादा रिवीजन पॉइंट लिया गया है। वीडियो देखते देखते आप समझ लो पिछले 6 महीने के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को रिवीजन करने वाले हो। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। यहाँ पर देखिए, कल का हम लोग पहले क्विकली रिवीजन करेंगे एज ऑलवेज, उसके बाद हम लोग आज की करंट अफेयर की तरफ बढ़ेंगे। तो अभी देखो, इसरो ने यह घोषणा की है कि वो आदित्य L1 लॉन्च करने के बहुत ज्यादा करीब आ गया है। ये सितंबर महीने के फर्स्ट वीक में लॉन्च कर दिया जाएगा। पहला सौर मिशन होगा भारत का। इसके अलावा तमिलनाडु राज्य सरकार ने भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र, ड्रोन टेस्टिंग केंद्र ये स्थापित कर दिया है। और अभी हाल ही में केरल राज्य ने ओणम उत्सव के लिए मुफ्त में किट प्रदान की है, जिसका नाम होगा ओणम किट। इसके अलावा देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है गोवा, जहां के सरकारी अस्पताल में फ्री IVF ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाएगा। और तूफान लैन या कहें टाइफून लैन ये आया है जापान में। और अभी हाल ही में राज चेट्टी को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के जॉर्ज लेडली पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा अभी तरंग शक्ति नाम से एक सैन्याभ्यास, वायु सैन्याभ्यास जो होने वाला है, इंडियन एयरफोर्स के द्वारा होस्ट किया जाएगा। लेकिन बाकी के जो देश हैं वो सहमति नहीं जता रहे थे इस वर्ष के लिए, उनके पास टाइम नहीं था, इसलिए इसे शिफ्ट करके अगले वर्ष कर दिया गया है। और आर दोर्राई स्वामी ये LIC के नए मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिए गए हैं। कल की वीडियो में आपको बताया गया था कि 1 होते हैं डायरेक्टर, 4 होते हैं मैनेजिंग डायरेक्टर। और अभी हाल ही में मोहित कुमार जो है जॉर्डन के अम्मान में खेले गए पुरुषों के 61 किलोग्राम के फ्री स्टाइल कुश्ती चैंपियनशिप में अंडर 20 का विश्व चैंपियनशिप जीत लिया हुआ है। और DRDO के पूर्व प्रमुख VS अरुणाचलम जी का निधन हो गया है, जिन्हें पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। तो ये तो कल के क्वेश्चन थे जिनका आपने किया 1 मिनट में रिवीजन। अब हम लोग बात करेंगे आज की करंट अफेयर की, लेकिन उससे पहले आपको बता दें MJT ऐप पर ही इसकी PDF मिलती है, वहीं पर इसकी क्विज भी मिलती है। तो डेली का डेली आप क्विज लगा सकते हो और PDF भी सॉल्व कर सकते हो, PDF भी डाउनलोड कर सकते हो। तो MJT ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने, 19 अगस्त को विश्व मानवतावादी दिवस मनाया गया। तो बताइए 2023 के लिए इस दिवस की थीम क्या रखी गई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो मैंने आपको हमेशा से कहा है, जब थीम हो छोटी तो समझो कि वो इंपॉर्टेंट होगी। क्यों? क्योंकि ऑप्शंस में फिट करने में आसानी हो जाती है एग्जामिनर को। तो देखिए, नो मैटर व्हाट बहुत ही छोटी थीम है और इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। थीम पूछी जाएगी इसकी, विश्व मानवतावादी दिवस याद रखना कब मनाया जाता है, 19 अगस्त को। मानवतावादी बनने के लिए, लोगों को प्रेरित करने के लिए, मानवता क्या होती है, लोगों के प्रति एक अच्छी भावना रखना, ठीक है, दया की भावना रखना, मानवता की भावना रखना, जो हमारे मनुष्य होने का प्रमाण देती है। ठीक है, तो मानवतावादी दिवस उन व्यक्तियों की अटूट भावना के प्रमाण के रूप में खड़ा है जो चुनौतियों और जोखिमों के बावजूद जरूरतमंद लोगों की हेल्प करते हैं। यहां पर देखो, ये कुछ प्रमुख दिवस हैं अगस्त महीने के जो अभी तक आए हुए हैं। आप आज स्क्रीनशॉट ले लो, इसको कल मैं आपको पढ़ाऊंगा। क्यों? क्योंकि जैसे 1-2 दिन पढ़ाते हैं और उसके बाद 2-3 दिन के गैप के बाद फिर से रिवाइज कराते हैं, बीच में आपको लेना होता है स्क्रीनशॉट। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने भारतीय रेलवे के 32,000 करोड़ रुपए की कितनी परियोजनाओं के लिए मंजूरी दी है। तो केंद्र सरकार जो है ये भारतीय रेलवे के लिए अभी 7 बड़ी परियोजनाओं को मंजूरी दी है, इंडियन रेलवे को थोड़ा सा और एडवांस करने के लिए। अच्छा, यहां पर देखो, इसके तहत ये 9 राज्य जो है वो कवर होंगे इस योजना के तहत। आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, झारखंड, महाराष्ट्र, ओडिशा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल, इन राज्यों के 35 जिलों में ये परियोजनाएं फैली होंगी, प्रोजेक्ट्स होंगे। ठीक है, कितने प्रोजेक्ट? 7। कितने खर्च किए जाएंगे? 32,500 करोड़ रुपए। इससे क्या फायदा होगा, मतलब किस सेक्टर में खर्च किए जाएंगे? ये माल ढुलाई की क्षमता में वृद्धि करने के लिए किए जाएंगे। और ऐसा कहा जा रहा है कि अगर ये खर्चे कर दिए गए ना, तो फिर देखो सालाना 200 मिलियन टन का अतिरिक्त मतलब एक्स्ट्रा माल यातायात हो सकेगा। अच्छा, ये परियोजनाएं हैं कौन कौन सी? तो यहां पर आप परियोजनाएं देख लो। देखो, गोरखपुर कैंट वाल्मीकि नगर, ये डबलिंग फॉर एग्जिस्टिंग लाइन, मतलब कि डबल करना है लाइन। ठीक है, ऐसे ही सोन नगर है, सोन नगर अंडल मल्टी ट्रैकिंग प्रोजेक्ट है, समाखियाली गांधी धाम, ये सभी जो है प्रोजेक्ट किए जाएंगे। मतलब इसमें किसी में डबल की जाएगी लाइन, किसी में ट्रिपल, किसी में 4 लाइन की जाएगी। ठीक है, तो ये चीजें हैं। अब देखो यहाँ इंडियन रेलवे आया है, तो इंडियन रेलवे से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन अभी आए थे पिछले दिनों में, उनका रिविजन कर लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया, आज बहुत ज्यादा रिविजन पॉइंट्स डाले गए हैं, तो आज आपको मजा ही आ जाएगा, बिना लाइक किए आप रह ही नहीं पाओगे। चलिए, तो यहाँ पर देखो, अभी आपको
अगर याद हो अमृत भारत स्टेशन योजना, मैंने आपको बताया था ना कि 1309 स्टेशन को आधुनिकीकृत किया जाएगा। अब ये 1309 स्टेशन के तहत पहले चरण में 508 स्टेशन को लिया गया, पीएम मोदी ने अनाउंस किया था अभी कुछ दिन पहले। इसके अलावा भायखला स्टेशन याद होगा, यूनेस्को का एशिया प्रशांत सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार इसे मिला था। ठीक है, गुवाहाटी रेलवे स्टेशन ये एफएसएसएआई का ईट राइट स्टेशन का टैग पाया हुआ था। 2030 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जक बनने का भारतीय रेलवे ने लक्ष्य रखा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पर भारत सरकार चाह रही है कि पूरा भारत जो है वो 2070 तक जीरो कार्बन एमिशन वाला बन जाए देश। साथ ही साथ 2047 तक हम लोगों ने टारगेट रखा है कि हम लोग एनर्जी इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, यानी ऊर्जा स्वतंत्र हो जाएंगे। ऊर्जा के लिए किसी और देश पर हमें डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा। वहीं पर रेलवे ने कहा कि भाई साहब हम तो कार्बन जीरो बहुत पहले हो जाएंगे, हमारी वैसे ही ट्रेनें चलती हैं इलेक्ट्रिक, ठीक है, बाकी जो हो रहा है वो भी नहीं करेंगे। 2030 तक ये नेट जीरो कार्बन उत्सर्जक वाला बन जाएगा ये अपना सिस्टम। ठीक है, कर्नाटक जो है इसके हुबली में दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया गया, याद होगा आपको, हुबली में कर्नाटक में किया गया। इससे पहले रिकॉर्ड गोरखपुर के नाम था सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म का, अब सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म हुबली में है। कश्मीर में देश की सबसे लंबी एस्केप टनल बनाई जा रही है, याद रखना है आपको। असम में रेलवे परियोजनाओं में मेथेनॉल संयंत्र की शुरुआत की गई है। क्लियर, चलो भारतीय रेलवे आ गया है, कॉपी पेन उठाओ। भारतीय रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? 16 अप्रैल को, 16 अप्रैल को 1853 को। इसीलिए 16 अप्रैल को हम लोग मनाते हैं क्या? रेलवे दिवस। अच्छा, जब 1853 चल रहा था उसी टाइम पर किसका कार्यकाल चल रहा था? तो डलहौजी का चल रहा था। किसका चल रहा था? डलहौजी का चल रहा था, है ना। डलहौजी के टाइम पर ही डाक प्रणाली की भी शुरू हुई, डलहौजी की हड़प नीति भी आई थी। 1853 ये टाइम चल रहा था। अच्छा, पहली जो ट्रेन थी वो कहां से कहां तक चलाई गई थी? तो आप बताओगे बॉम्बे से ये ठाणे के बीच में चलाई गई थी। बॉम्बे से ठाणे के बीच में चलाई गई थी। ट्रेन का नाम था ब्लैक ब्यूटी। ब्लैक ब्यूटी जो पहली वाली ट्रेन चलाई गई थी ना, उसका नाम था ब्लैक ब्यूटी। टोटल 34 किलोमीटर की दूरी तक ये चली थी, 34 किलोमीटर की दूरी तक चली थी, है ना। अच्छा, मुंबई से ही पहली वाली इलेक्ट्रिक ट्रेन भी चलाई गई, पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन यानी कि इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली ट्रेन 1925 में चल चुकी थी। ठीक है, आप लोग ये मत सोचना कि अभी हाल फिलहाल में चली होगी। इलेक्ट्रिक ट्रेन 1925 से चल रही है, 1925 से चल रही है, ऑप्शन दिया जाता है। तो लोग कंफ्यूजन में आसपास के जो है डेट वो डाल देते हैं। मेट्रो की शुरुआत कब से हुई थी? 1984 में ही हो गई थी मेट्रो की शुरुआत। कलकत्ता मेट्रो पहले चलाई गई, 2002 में दिल्ली मेट्रो के रूप में शुरू हुआ। ठीक है, वंदे भारत एक्सप्रेस 2018 में ही चल गई थी। ट्रेन 18 नाम रखा गया था, 18 महीनों में बनकर के तैयार हुई थी। तो 2018 में ट्रेन 18 चलाई गई। आगे बढ़ते हैं, बुलेट ट्रेन की इंतजार करते हैं। उत्तर प्रदेश का पहला ई ऑफिस सिस्टम कहां पर शुरू किया गया? तो देखो उत्तर प्रदेश में भी अब ई ऑफिस सिस्टम शुरू होने जा रहा है, शुरू हो ही गया है। कन्नौज जिले में, कन्नौज जिले में जो इसकी कलेक्ट्रेट ऑफिस है वहां पर ई ऑफिस सिस्टम मतलब क्या? इसका मतलब ये कि जो उसकी कागजी कार्रवाई होगी ना, वो डॉक्यूमेंट नहीं होगा, वो ऑनलाइन डॉक्यूमेंट होगा। मतलब जैसे कि पेपरलेस वर्क होगा, जो भी फाइल होगी वो ऑफिस में, लैपटॉप में, टैबलेट में स्टोर रहेगी और वहीं से सेंड, वहीं से लेना देना, मतलब सब कुछ चलेगा। कुल मिलाकर के ई ऑफिस सिस्टम आपको समझ में आ गया है। ठीक है, पेपरलेस व्यवस्था हो गई है। तो कन्नौज के ये कलेक्ट्रेट ऑफिस में अभी शुरू हुआ है। उत्तर प्रदेश में पहली व्यवस्था हो गई है। चलिए, उत्तर प्रदेश के नाम भी आ गया। ये मैंने आपको बताया था पूर्णतः डिजिटलीकृत होने वाला पहला ग्राम पंचायत पोल्लमपारा, केरल, याद रखना इंपॉर्टेंट है। यहां पर उत्तर प्रदेश का पहला ऑफिस कन्नौज बना। आपको अगर याद हो तो 1-2 महीने पहले मैंने आपको बताया था कि कन्नौज को यूपी सरकार इत पर्यटन स्थल के रूप में करेगी फेमस, यानी इसको और विकसित करेगी। आप जानते हो ना, हम लोग के यहाँ उत्तर प्रदेश में क्या चल रहा है? ओडीओपी, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना चल रही है, यानी कि एक जिला एक उत्पाद। इसके तहत होता क्या है? एक जिले के किसी एक फेमस चीज को उठाया जाता है और उसको प्रमोट किया जाता है, ग्लोबलाइज किया जाता है। तो कन्नौज से हम लोगों ने क्या उठाया है? इत्र उठाया है, और कन्नौज को इत्र पर्यटन स्थल के रूप में ये योगी महाराज जी जो है ये घोषित करेंगे और इसको विकसित किया जाएगा। ठीक है, याद रखना कन्नौज का इत्र फेमस होता है। चलो, उत्तर प्रदेश से संबंधित कुछ रिवीजन कर लो। याद हो अगर आपको, 2 एक्सप्रेसवे पर हवाई पट्टी वाला देश का पहला राज्य बन गया है। कौन कौन से 2 एक्सप्रेसवे? चलो, एक तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, ठीक है, और दूसरा कौन सा है? गंगा एक्सप्रेसवे। गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी शाहजहांपुर में जाकर, और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किए थे कूड़ेभार सुल्तानपुर में जाकर। ठीक है, दोनों में एयर स्ट्रिप वहीं वहीं पर बनाई जाएगी जहां जहां पर ये उद्घाटन किए थे, क्योंकि मोदी साहब उतरे ही थे जहाज से। ठीक है, एयर स्ट्रिप पर। अच्छा, ये वाला जो जाएगा, देखो ये वाला लखनऊ से गाजीपुर जाएगा,
जाता है, मतलब जाता है, हम लोग भी जाते हैं उसी से, ठीक है। तो ये लखनऊ से गाजीपुर जाता है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, और ये मेरठ से प्रयागराज जाता है, ठीक है। जो यूपी स्पेशल एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है। महाराजगंज में विश्व का पहला एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण केंद्र बना है। लखनऊ में देश की पहली नाइट सफारी बनेगी। और अगर पूछा जाए देश की पहली नाइट सफारी, तो ये हुआ देश की सबसे बड़ी सफारी पार्क कहां पर बनेगा, तो आप बताएंगे हरियाणा में बनेगा। अच्छा, देश में 13 एक्सप्रेसवे बनने वाला पहला राज्य, 13 एक्सप्रेसवे यहां पर बनने जा रहे हैं। हालांकि 7 तो सुचारू रूप से चल गए हैं अभी, और बाकियों पर काम चल रहा है। लेकिन साथ ही साथ 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाला भी पहला राज्य है। 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाला भी इकलौता राज्य उत्तर प्रदेश है। 13 एक्सप्रेस वाला इकलौता राज्य उत्तर प्रदेश है। आगरा वैक्यूम बेस्ड सीवर सिस्टम वाला पहला शहर है, आपको कल ही बताया था। कैंसर के सबसे ज्यादा मामले भी यहीं पर आए हुए हैं, और कैंसर से सबसे ज्यादा मौतें भी यहीं पर हुई हैं, ठीक है, उत्तर प्रदेश से। बाकी स्टैटिक पॉइंट आज मैं रिवाइज नहीं कराऊंगा, जो लोग नए हैं स्क्रीनशॉट ले लें। आगे देखते हैं। दुनिया का पहला 3D रॉकेट अग्निबाण रॉकेट किस कंपनी के द्वारा लॉन्च किया जाएगा? देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारत ना स्पेस सेक्टर में चाहता है कि इसरो को मदद मिले। मदद कैसे मिलेगी? कुछ जब और स्टार्टअप्स आएंगे, जो प्राइवेट स्पेस एजेंसियां हैं वो अगर आएंगी तो वो सहयोग करेंगी इसरो की। तो देखो ये प्राइवेट स्पेस एजेंसी अग्निकुल एरोस्पेस, इसके द्वारा अभी ये बनाया गया है। भारत का ही नहीं, दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट। 3D प्रिंटिंग आप सुने भी होंगे, अभी रिसेंटली बेंगलुरु में भारत का पहला 3D प्रिंटेड ऑफिस, पोस्ट ऑफिस खोला गया है, ठीक है। तो अग्निबाण रॉकेट जो है ये 3D प्रिंटिंग की मदद से बनाया गया है। बनाया किसने है? अग्निकुल एरोस्पेस ने बनाया हुआ है, जो कि एक प्राइवेट स्पेस एजेंसी है भारत की। ये दिख रहा है आपको, ये इस रॉकेट का नाम है अग्निबाण, ठीक है, अग्निबाण है ये। अब इंजन का नाम क्या है ये भी आपसे पूछा जा सकता है। इंजन का नाम है अग्निलेट, ठीक है, इंजन का नाम अग्निलेट और अग्निबाण ये है। तो इसकी लॉन्चिंग जल्द ही की जाएगी। इसरो भी इसकी हेल्प कर रहा है। सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया जाएगा, ठीक है। इसके लिए अलग से डेडिकेटेड एक लॉन्च पैड बनाया गया है। फिलहाल अग्निकुल कॉस्मोस के द्वारा ये बनाया गया है, और चेन्नई स्थित ये भारत की प्राइवेट स्पेस एजेंसी है अग्निकुल कॉस्मोस, ठीक है। इसके संस्थापक कौन है? श्रीनाथ रविचंद्रन, यही सीईओ भी हैं। अच्छा, ये तो प्राइवेट स्पेस एजेंसी हुई। एक और प्राइवेट स्पेस एजेंसी है अपने पास, कौन सी है? स्काई रूट। स्काई रूट जो है ना एरोस्पेस, ये भी अपनी भारत की प्राइवेट स्पेस एजेंसी है। अब देखो यहां पर स्पेस एजेंसीज की बात हो रही है। स्पेस एजेंसी वो जो स्पेस मिशन वगैरह करते हैं, अंतरिक्ष मिशन वगैरह करते हैं। तो अब कुछ और भी देशों के जो स्पेस एजेंसियां हैं जो फेमस हैं, उनको हम लोग जान लेते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं कि चलो भैया पहले गवर्नमेंट देख लेते हैं, फिर प्राइवेट की बात करेंगे। अमेरिका की अगर बताएं, यूएसए की कौन सी है, तो आप कहोगे नासा, ठीक है। और उसके बाद फिर अगर पूछा जाए यूके की कौन सी है, यूके की ईएसए, क्योंकि यूरोपियन स्पेस एजेंसी के तहत ये लोग आ जाते हैं। इसके बाद अगर पूछा जाए चाइना की कौन सी है, तो चाइना की आप बताओगे सीएनएसए है। अगर पूछा जाए रसिया का कौन सा है, इसकी स्पेस एजेंसी का नाम है रॉसकॉस्मोस, रॉसकॉस्मोस, ठीक है। अब यहां पर प्राइवेट स्पेस एजेंसीज की बात कर लेते हैं। जैसे यूएसए में स्पेस एक्स है, इसके अलावा अमेजन की ब्लू ओरिजिन है, ब्लू ओरिजन है, ये अमेजन की है। स्पेस एक्स आप जानते हो एलन मस्क की वाली है, ठीक है, ब्लू ओरिजन है। और उसके बाद ईएसए में अगर यहाँ पर ब्रिटेन में अगर पहुंच जाए तो वन वेब आपने जरूर सुना होगा, सुनील भारती मित्तल वाला, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। भारत में आप जानते हो स्काई रूट है, अग्निकुल है और इसरो तो अपना है ही, ठीक है, ISRO है ना। ये सभी स्पेस एजेंसीज हैं, इनको आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान की अभी नहीं बनी है, बनेगी तो मैं जरूर बताऊंगा आपको। अगला यहां देखो, अब कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य हैं, रिवीजन करते हैं। चीन ने लॉन्च किया है दुनिया का पहला मीथेन से उड़ने वाला रॉकेट, इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है, दुनिया का पहला मीथेन से उड़ने वाला रॉकेट है ये। इजराइल दुनिया का पहला डिजिटल सरकारी बॉन्ड जारी करेगा, ये तो मान लो इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है। दुबई का एयरलाइन एमिरेट्स दुनिया का पहला रोबोटिक चेक इन असिस्टेंट लॉन्च किया है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जापान के आई स्पेस ने दुनिया का पहला कॉमर्शियल मून लैंडर लॉन्च किया है। 2025 तक दक्षिण कोरिया को दुनिया का पहला तैरता हुआ शहर मिल जाएगा। नासा ने दुनिया का पहला डार्ट मिशन डबल एस्ट्रॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट मिशन किया था, इस पर मैंने वीडियो भी दी हुई है। ये कुछ स्पेस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, इनका आप रिवीजन कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक बार फिर से मैं आपसे कहना चाहूंगा, देखो मैं पूरा जोर लगा दिया हूं, अब आपको जोर लगाना है किसमें? एक काम करना कि शेयर करना है, दूसरा काम अच्छे से पढ़ाई करना है। मात्र 10 दिन मुझे दो, 10 दिन में अगर आपको ना नजर आए कि आपके करंट अफेयर में इंप्रूवमेंट हो रहा है, तो आप छोड़ करके जा सकते हो, कोई और प्लेटफॉर्म पर जा सकते हो, लेकिन बस 10 दिन,
बिल्कुल विश्वास के साथ आपको जुटना है, ये समझ करके जुटना है, यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा और पूछा भी यहीं से जाएगा। आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है, एक भी सिंगल क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। रिवीजन भी जबरदस्त तरीके से कराया जाएगा। बस मेरी आपसे एक ही दरख्वास्त है, एक ही गुरु दक्षिणा है आपसे लेना है कि आप वीडियो को लाइक और शेयर करते रहो। इस करंट अफेयर की सीरीज को बेस्ट बनाना है, ठीक है। तो लगातार मैं भी प्रयास कर रहा हूं, आप भी प्रयास कीजिए, पूरा जोश से पूरा उत्साह से हम लोग लग जाएं और इसको शेयर कीजिए, खूब जबरदस्त तरीके से शेयर कीजिए और दिखाइए अपना पावर की, अपना मतलब आप अगर हो तो आप एग्जिस्टेंस उसको दिखाओ। शेयर करो आज वीडियो को, आज दिखाओ इसका वीडियो का रिस्पांस पिछली वीडियो से और अच्छा होना चाहिए। चलिए, आपके लिए मैं यहां पर मेहनत करके कंटेंट लाता रहूंगा रोजाना। आगे 17 अगस्त 2023 को जारी आईसीसी पुरुष टी20 इंटरनेशनल प्लेयर रैंकिंग में सीट्स पर कौन से खिलाड़ी हैं? तो देखो इसमें सीट्स पर कौन आ गए हैं? सूर्य कुमार यादव आ नहीं गए हैं, एक्चुअली में ये पहले भी थे, ये अपनी रैंकिंग बरकरार रखे हुए हैं। चलिए, पुरुष टी20 प्लेयर रैंकिंग आई जारी हुई आईसीसी के द्वारा, ये हैं स्काई सूर्य कुमार यादव। भारत भले ही हार रहा है टूर्नामेंट वगैरह, लेकिन ये चमके हुए हैं अकेले वन मैन आर्मी बन करके। शुभमन गिल, ये आप जानते हो ये आईपीएल बहुत अच्छा खेलते हैं, 25 स्थान पर पहुंच गए हैं, लंबी छलांग लगाई। तो रैंकिंग ये देख लो, अभी जो नई लेटेस्ट रैंकिंग जारी हुई है। जैसे इसमें बैटिंग की रैंकिंग में बात करें तो बैटिंग में देखो टॉप पर तो सूर्य कुमार यादव हैं और जबरदस्त टॉप पर हैं, मतलब आप देखो ये पहले स्थान पर 907 पॉइंट के साथ हैं। सेकंड पर मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान के हैं और इनके बीच का गैप देख लो, 907 पॉइंट कहाँ 811 पॉइंट। इसके बाद यहाँ पर अगर आप देखोगे तो राशिद खान जो है ये बॉलिंग में है, बॉलिंग रैंकिंग में टॉप पर है। सेकंड पर जोश हेजलवुड है। साकिब अल हसन ये तो टॉप पर बने ही रहते हैं भाई ऑलराउंडर में। तो यहाँ पर आप देखो हार्दिक पांड्या, ये इनको पता नहीं कैसे लिस्ट गड़बड़ है क्या, चलो कोई बात नहीं, आईपीएल वाला दिखा दिए होंगे, ये दूसरे नंबर पर है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसने कोलकाता में मेरा बंगाल नशा मुक्त बंगाल अभियान शुरू किया है? तो अभी हाल ही में दोस्तों राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने कोलकाता में जाकर के मेरा बंगाल नशा मुक्त अभियान इन्होंने शुरू किया है। यहां पर आप देख पाओगे माई बंगाल एडिक्शन फ्री बंगाल, ठीक है। अच्छा, इसका नाम ना दो टाइप से है, एक तो नशा मुक्त भारत अभियान, ये एक मिशन चल रहा है, इसके तहत ये और एक अभी प्रोजेक्ट वहां पर लॉन्च किया गया, मेरा बंगाल व्यसन मुक्त बंगाल। तो अगर कहीं कहीं पर आपको मेरा बंगाल नशा मुक्त बंगाल दिखे तभी आप लगा देना, यही वाली बात समझना, और मेरा बंगाल व्यसन मुक्त बंगाल मिले अगर तो भी आप समझना यही क्वेश्चन की बात हो रही है। एक्चुअल में इसका नाम मेरा बंगाल व्यसन मुक्त बंगाल ही है, तो ये ध्यान रखिए, ये अभियान का उद्देश्य वही है जो आप समझ रहे हो, नशा मुक्ति के लिए लोगों को अवेयर करना और जो लोग कर रहे हैं उनको छोड़ने के लिए थोड़ा प्रेरित करना, मोटिवेट करना। आपको अगर याद हो 2025 तक भारत सरकार ने लक्ष्य रखा है कि हम लोग टीबी मुक्त हो जाएं और इसके लिए भारत ने निक्षय अभियान शुरू किया है। निक्षय अभियान याद होगा ना, निक्षय अभियान भारत ने शुरू किया था इसके तहत, ठीक है, 2025 तक टीबी मुक्त होने के लिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का नाम आया है, अभी आपको याद हो तो अभी कल ही मैंने आपको बताया था 76 लोगों को इन्होंने गैलेंट्री अवार्ड वीरता पुरस्कार दिए थे, ठीक है, जिसमें से 4 को मिला था कीर्ति चक्र और 11 को मिला था क्या, शौर्य चक्र। तो ये पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल देख लीजिए, जल्दी आता नहीं चर्चे में। तो पश्चिम बंगाल यहाँ पर है कुछ स्थित, ये अपना बॉर्डर किससे किससे लगाता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा, ओडिशा से, झारखंड से, इसके अलावा बिहार से लगाता है अपना बॉर्डर और सिक्किम से अपना बॉर्डर लगाता है और असम से भी अपना बॉर्डर लगाता है। ये दो पॉइंट जो है लोग भूल जाते हैं हमेशा, ज्योग्राफिक क्लास जो लोग ले रहे होंगे उनको अच्छे से तैयार हो गया होगा, सब अच्छे से याद हो गया होगा। ममता बनर्जी जी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस पार्टी से यहाँ की सीएम है। सीवी आनंद बोस जी नए गवर्नर बने हैं, तो इनका नाम आपको याद रखना है, ठीक है। इनसे पहले जगदीप धनखड़ जी थे, जगदीप धनखड़ जी कहां गए, उपराष्ट्रपति बन गए हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा उपराष्ट्रपति जो थे वो कहां के गवर्नर थे, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी जो हैं वो कहां की इससे पहले गवर्नर थी वो पूछा जाएगा। तो कहां की थी, झारखंड की थी। ये यहाँ के थे बंगाल के जगदीप धनखड़ जी, ठीक है, बनती नहीं थी दोनों की। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान आप जानते हो सुंदरवन का डेल्टा भी यहीं पर है और वो डेल्टा दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। सुंदरवन नेशनल पार्क के बारे में मैंने आपको बताया था ना, मैग्रोव क्षेत्र, याद हो मैग्रोव क्षेत्र, ये मैग्रोव क्षेत्र जो है भारत का सबसे बड़ा मैग्रोव रीजन है और भीतरकनिका नेशनल पार्क जो उड़ीसा में है वो दूसरा सबसे बड़ा मैग्रोव रीजन है, ठीक है, मैग्रोव वन टाइप के पाए जाते हैं। बाकी काठी, ढाल, छाऊ ये प्रमुख नृत्य हैं यहाँ के। और दार्जिलिंग, यहाँ पर देखो दार्जिलिंग है, यहीं की चाय को पहला जीआई टैग मिला था, ठीक है। एमजेटी ऐप डाउनलोड कीजिए भाई, यहीं पर तो आपको सब कुछ मिलेगा फ्री में, ई बुक भी वगैरह दी गई है। अच्छा, एक और जरूरी बात देखो, बहुत ज्यादा कल डिमांड आ रही थी, बहुत सारे लोग नहीं ले पाए थे, इनरोल नहीं कर पाए थे, तो इस वजह से आज एक दिन के लिए वो फिर से ऑफर एक्टिवेट किया जाएगा।
और इसके साथ ही दिल्ली पुलिस का के लिए बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि दिल्ली पुलिस का बैच चाहिए। तो देखो उसके लिए मैं अभी लाने के विचार में तो नहीं था, लेकिन दिल्ली पुलिस का जीएस स्पेशल बैच आप लोग की इतनी भारी डिमांड पर लॉन्च कर दिया जा रहा है और उसको इसी ऑफर के तहत रखा जाएगा आज के ही दिन के लिए, जिससे वो लोग जो लोग लेना चाहते हैं दिल्ली पुलिस में वो ले सकते हैं एडमिशन। ठीक है, तो कूपन कोड आज के लिए एक्टिवेटेड रहेगा और दिल्ली पुलिस का बैच अनलॉक हो गया। हालांकि उसकी जो क्लासेज हैं दिल्ली पुलिस की, उसके लिए थोड़ा सा डिले हो सकता है, 2-4 दिनों के बाद उसको शुरू कर पाऊंगा पूरा जब शेड्यूल वगैरह बन जाएगा तो। लेकिन ऑफर के तहत जिनको लेना है वो बैच ले सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए समझ लो दो टाइप से हो जाएगा। एक तो जो लोग बैच नहीं ज्वाइन कर पाए, ऑफर का फायदा नहीं उठा पाए, वो ऑफर का फायदा उठा लेना, और जो लोग बैच ज्वाइन करना चाहते हो इसका दिल्ली पुलिस वाला, तो उसके लिए वो आसान हो जाएगा, काफी सस्ता हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे। हाल ही में भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए फ्लड वॉच ऐप का संबंध किससे है? तो देखो भारत सरकार ने फ्लड वॉच ऐप लॉन्च किया है, इसका संबंध है बाढ़ से। फ्लड का मतलब ही बाढ़ होता है। फ्लड वॉच से क्या मतलब होगा, इस ऐप का काम क्या होगा? इस ऐप से बेसिकली एक प्रकार से नोटिफिकेशन पहुंचेगा लोगों तक, पहले से ही वार्निंग पहुंचेगी। वार्निंग 24 घंटे पहले, अगर आप उस रीजन में हो तो 24 घंटे पहले ही आपको अलर्ट भेज दिया जाएगा। और अगर आप स्टेटस वगैरह देखना चाहते हो कि कितना देर में क्या बाढ़ आ सकता है कि नहीं, तो आप 7 दिन का पूर्वानुमान भी वहां पर देख सकते हो। तो ये अभी ऐप लॉन्च किया गया, फ्लड वॉच नाम से ऐप था। इसमें खास बात यह है कि ये सैटेलाइट डाटा का एनालाइज करके वो बताएगा रिजल्ट, यानी सैटेलाइट के माध्यम से, ऊपर उपग्रह के माध्यम से पता लगेगा कि कहां पर बाढ़ आ सकती है, कहां पर नहीं आ सकती। अगर आप चाहते हो जानना कि बाढ़ों के नाम, यानी तूफानों के नाम, बाढ़ क्या तूफान कहें, तूफानों के नाम कैसे रखे जाते हैं और कैसे प्री डिसाइडेड होते हैं, इनके बारे में जानकारी के लिए आपको मैं यहाँ पर कार्ड में एक वीडियो छोड़ दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा या फिर सर्च कीजिएगा कि तूफानों के नाम कैसे रखे जाते हैं, आगे एमजेटी एजुकेशन लिख देना। वीडियो कई सारी बनाई है मैंने। यहाँ पर कुछ ऐप और पोर्टल आए हैं, चूंकि ऐप और पोर्टल का क्वेश्चन है तो रिवीजन करिए। अभी राजमार्ग यात्रा ऐप लॉन्च किया था दोस्तों NHAI ने, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने। मृत वृक्ष आंदोलन ऐप, ये असम के मुख्यमंत्री ने शुरू किया था, हेमंत विश्व शर्मा जी ने। नोटबुक एलम, ये ऐप गूगल ने लॉन्च किया। मोबाइल दोस्त ऐप, ये जम्मू कश्मीर ने लॉन्च किया। स्पोर्ट फिश डिसीज ऐप, ये केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला जी ने लॉन्च किया, मत्स्य पालन के ये मंत्री हैं। PCTS ऐप, कई बार मैं आपको बता चुका हूं, राजस्थान सरकार ने गर्भवती महिलाओं के लिए लॉन्च किया। दुग्ध संकल्प साथी मोबाइल ऐप, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने लॉन्च किया है। तो अगर देखिए कंटेंट आपको पसंद आ रहा हो ना, तो प्लीज लाइक जरूर करना, और इस कंटेंट को देखते हुए आप कम से कम 10 लोग के पास शेयर जरूर कर देना। आज देखना है मुझे रिस्पॉन्स, कि क्या रिस्पॉन्स आप देखते हो। ठीक है, अगला, किस बैंक ने लावारिस जमाओं को ट्रैक करने में मदद के लिए उद्गम नामक पोर्टल लॉन्च किया? तो देखो उद्गम नामक पोर्टल है जो है, तो ये लावारिस जमाओं को ट्रैक करने के लिए, ये आरबीआई जो है ना, देखो इतने दिन में आरबीआई लगातार लगी हुई है कि भाई जो पैसा बचा हुआ उसको लो तो कोई। आरबीआई जो है, जो अननेम्ड डिपॉजिट्स हैं, जो बैंकों में ऐसे बहुत सारे अमाउंट्स पड़े हुए हैं जिनको कोई क्लेम ही नहीं कर रहा है, वो अनक्लेम्ड अमाउंट है। तो आरबीआई, आपको जो लोग रेगुलर जुड़े होंगे वो लोग देख रहे होंगे, मैंने कई बार क्वेश्चन बताया है कि आरबीआई आज ये अभियान शुरू किया, आरबीआई आज इसने किया। आरबीआई लोगों को नोटिस जारी किया सभी बैंकों को कि भाई 100 लोगों को प्रतिदिन आप वो करो, क्लियर करो 100 का डाटा। बहुत सारे अमाउंट पड़े हैं, कोई क्लेम ही नहीं कर रहा है, लेने ही नहीं जा रहा है। आप लोग कहाँ बैठे हो, जाओ उद्गम देखो, आप पोर्टल आरबीआई ने लॉन्च किया है। ठीक है, अब इसके तहत होगा क्या उद्गम का, पहले तो फुल फॉर्म देख लो, अनक्लेम्ड डिपॉजिट गेटवे टू एक्सेस इंफॉर्मेशन, यानी इससे पता लगेगा। आपको जानकर हैरानी होगी, हजारों करोड़ रुपए बैंकों के पास पड़े हुए हैं, और वो या तो फर्जी अकाउंट्स के थ्रू खोले गए थे, या तो कौन उसको किसका अकाउंट है वो पता नहीं लग पा रहा है एक्चुअली में। ठीक है, तो आरबीआई लगातार नोटिस वगैरह जारी कर रही है कि जो अनक्लेम्ड अमाउंट है उनके प्रति अवेयरनेस फैलाई जाए, या फिर जो बहुत सारे 10 साल 15 साल से जो उसमें कोई लेन देन नहीं हुई है, ऐसे अकाउंट में जो अमाउंट पड़े हुए हैं उनको देखा जाए और लौटाया जाए। तो उद्गम पोर्टल इसीलिए लॉन्च किया गया है। आरबीआई आया है, आरबीआई के बारे में जान लो। ये स्थापित कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935 को, 1 अप्रैल 1935 को। और इसको नेशनलाइज कब किया गया? इसको नेशनलाइज किया गया आगे चलकर 1 जनवरी 1949 को। इसके पहले जो गवर्नर हुए वो ओसबॉर्न स्मिथ हुए, पहले गवर्नर। लेकिन पहले जो भारतीय गवर्नर हुए वो सीडी देशमुख जी हुए, सीडी देशमुख साहब हुए। अच्छा, अभी कौन गवर्नर है? अभी है शक्तिकांत दास।
शक्तिकांत दास हैं, ठीक है ना। शक्तिकांत दास जो हैं ये 25वें नंबर के गवर्नर हैं। 24वें नंबर के उर्जितार पटेल थे जिनके टाइम पर नोटबंदी हुई थी। उनसे पहले 23वें नंबर के गवर्नर थे रघुराम राजन जी, ठीक है। इनको अभी गवर्नर ऑफ द ईयर का भी अवार्ड मिला है शक्तिकांत दास को। आगे, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय युवा इको हीरो पुरस्कार 2023 के लिए कितने भारतीय युवाओं को नामित किया गया है? तो देखो यहाँ पर नॉमिनेशन है, हालांकि ये क्वेश्चन वन लाइनर के रूप में भी अगर आप ध्यान रखो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अभी ये नॉमिनेशन है। 5 भारतीय अभी युवाओं को या कहें कि बच्चों को, किशोरों को अंतरराष्ट्रीय युवा इको हीरो पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये एक्चुअली में ये सभी हैं, ये 5 हैं भारतीय, ठीक है। तो ये एक्चुअली में उनको दिया जाता है ना ये पुरस्कार, अंतरराष्ट्रीय इको पुरस्कार, जो पर्यावरण के लिए कुछ कैंपेनिंग किए हुए हों या अपने सजेशंस दिए हों या कुछ ना कुछ किए हुए हों। आप आजकल देख रहे हो ना कि बच्चों के माध्यम से पर्यावरण के प्रति जागरूकता लोगों में फैलाई जाती है, क्योंकि अगर कोई बच्चा बोलता है कि पर्यावरण में आप ये चीजें करो, ये चीजें ना करो, ये गलत है, ये गंदगी ना फैलाओ, तो लोग सुनते हैं अच्छे तरीके से, ठीक है। और तो इनको लेकर के ये अवार्ड दिया जाता है प्रत्येक वर्ष। तो इसमें 17 लोग चुने गए हैं 8 वर्ष से 16 वर्ष के बीच के, जिनमें से 5 लोग अपने हैं यानी भारतीय हैं, ठीक है। तो दुनिया भर के 17 चुने गए। अब जीतता कौन है ये जब पता लगेगा तब ये क्वेश्चन बनेगा। तो अभी के लिए याद रखो 5 भारतीय इसमें है, ठीक है। अगला, किस देश के तेज गेंदबाज वहाब रियाज ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया? तो देखो वहाब रियाज जो है ये पाकिस्तान के फास्ट बॉलर थे और इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है, ठीक है। तो वहाब रियाज हैं, 2008 में ये डेब्यू किए थे। 15 साल का इनका कैरियर रहा। 38 साल की इनकी उम्र हो चुकी है। 27 टेस्ट मैच खेले, 91 वनडे खेले, 36 टी20 खेले। भारत में आकर खेलने का सपना इनका सपना ही रह गया। 237 विकेट ये ले चुके थे टोटल, ठीक। अब देखो कुछ और जो संन्यास लिए हैं अभी रिसेंटली, उनको रिवाइज करते हैं। अगर आपको याद हो, मोइन अली ने संन्यास लिया। अगर उसके बाद आपको स्टुअर्ट ब्रॉड भी याद होगा, स्टुअर्ट ब्रॉड भी याद होगा, 6 छक्के वाले। और इसके बाद फिर स्टीवन फिन करके था ना एक गेंदबाज, उसने भी संन्यास लिया, ठीक है। इसके अलावा वानिंदु हसरंगा ने लिया है, वानिंदु हसरंगा ने भी ले लिया है संन्यास, ठीक है। ये सभी कुछ अपडेटेड क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन आप देख लो, भारत ने किस देश को अपने रिश्ते को मजबूत करने के लिए डॉर्नियर 228 समुद्री विमान सौंपा है? ये क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूं, अगर आपको पता हो, जब देने की घोषणा की गई थी इस पर मैंने वीडियो भी आपको दिया हुआ था एक। तो डॉर्नियर विमान जो है बेसिकली श्रीलंका को दिया जाएगा। 2 डॉर्नियर विमान दिया जाएगा। ये कुछ ऐसे होगा, इससे क्या होगा ना, ये डॉर्नियर विमान ना ऊपर से निगरानी रखता है, तो ये निगरानी रखने के लिए है। भारत ने संबंधों को मजबूत करने के लिए श्रीलंका को दिया। याद हो अगर, जब श्रीलंका में सब लोग जाकर के राष्ट्रपति भवन वगैरह कब्जा कर लिए थे, जाके वहां के स्विमिंग पूल में नहा रहे थे, तो मैंने वीडियो बनाई थी। ये डॉर्नियर विमान उसी टाइम पर दिया गया था, ठीक है ना। श्रीलंका को काफी मदद भी की गई थी। तो फिलहाल ये थे आज के दिन के करंट अफेयर के क्वेश्चन। कैसी लगी आप जरूर बताइएगा। टेलीग्राम पर भी हमको ज्वाइन कीजिए, एनजेटी ऐप तो आप इंस्टॉल कर ही लीजिए, बहुत जरूरी है। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे लास्ट डे क्वेश्चन की। भारत में सबसे खारी झील कौन सी है, ये मैंने पूछा था। सांभर झील का करेक्ट आंसर है। सबसे बड़ी झील पूछा जाए खारे पानी की तो आप चिल्का बताएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कितने लोगों को शौर्य चक्र दिया? तो आपको बताया मैंने 11 लोगों को शौर्य चक्र, 4 को दिया गया था कीर्ति चक्र। और परसों की वीडियो देखोगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कैसे ये दिया जाता है क्या, ठीक है। एशियन हॉकी चैंपियनशिप 2023 का मस्कट क्या है ये आपको बताना है, और जीता किसने है ये सब भी अगर बता दोगे तो अच्छी बात है। ओणम उत्सव निम्न में से किसके नववर्ष के रूप में मनाया जाता है ये बता दीजिए। दोनों क्वेश्चंस के बारे में जो भी पता हो डिटेल में जरूर आंसर करना। वीडियो कैसी लगी है जरूर बताओ। 3 सितंबर 2023 मत भूलना, ये डेट है हम लोग के करंट अफेयर का, डेली करंट अफेयर का 5 साल पूरा होने का। तो इसके उपलक्ष्य में मैं चाहता हूं कि ये डेली करंट अफेयर का व्यू जो है ये 20 के पर डे पर पहुंचने लगे। ये मेरा लक्ष्य है और मेरे साथ साथ आपका भी लक्ष्य होना चाहिए। आपको पूरा अच्छे से सहयोग देना है। आप लोग जो है इसको शेयर करो खूब जबरदस्त तरीके से। हम लोग लगातार ऐसे मेहनत करते रहेंगे। थैंक यू सो मच। इस करंट अफेयर सीरीज को बेस्ट बनाइए, जबरदस्त बनाइए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।